दोस्तों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में राजस्थान हिस्ट्री वाला टॉपिक चल रहा है। इंडिया हिस्ट्री में अपनी बात चल रही थी गुलाम वंश में और उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भारत में एक तरीके से खिलजी क्रांति आती है और जैसे ही खिलजी क्रांति होती है तो है ना, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का अगला जो भाग आता है वो आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसकी स्थापना होती है 1290 में और यह चला था 1320 तक। 1290 में स्थापित होकर खिलजी वंश चलता है 1320 तक। हमने बात की थी कि इस वंश का जो संस्थापक है उसी ने गुलाम वंश का अंत किया था। इस वंश का संस्थापक कौन है तो याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी। इस वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हत्या करता है गुलाम वंश के अंतिम शासकों की, ठीक है ना। अंतिम दो शासक बताए थे मैंने आपको, एक का तो नाम था केकुबाद और एक का नाम था केम्यूस। एक केकुबाद था, एक केम्यूस था। इस दोनों के नाम के आगे ये के लगा हुआ है। इसके बारे में मैंने बताया था कि बलवन के पोते थे दोनों। बलवन के दो पुत्र थे, दोनों ने राज्य में कोई रुचि नहीं ली थी। एक की मृत्यु हो जाती है और एक बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट हो जाता है। तो इसका पोता केकुबाद शासक बनता है। ये ईरानी शब्द है दोनों के दोनों। कौन से शब्द है? ईरानी शब्द है। बलवन के शासन पर ईरान की प्रथाओं का प्रभाव रहा था। उसने सिजदा और पायदोस जैसी प्रथाओं को शुरुआत की थी। पारसी धर्म का त्योहार नौरोज बनाने की अनुमति दी थी और मनवाना स्टार्ट भी किया था। उसी के शासनकाल से वो स्टार्ट होता है। तो ये जो केकुबाद है, इस केकुबाद को बचपन में लकवा होता है, उसके कारण ये एक तरीके से विकलांग होकर बैठ गया था। इसके बाद में केकुबाद के बाद में एक नवजात शिशु है केम्यूस। केम्यूस शासक बनता है। इसी केम्यूस के दरबार में वजीर हुआ करता था। उस वजीर का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। एक दिन अवसर देखता है, मौका देखता है, मौका देखकर केकुबाद और केम्यूस दोनों की हत्या करता है तथा भारत में स्वतंत्र खिलजी वंश की स्थापना करता है। नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है तो दिल्ली सल्तनत में एक तरीके से खिलजी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और वो जो खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है वो शुरुआत की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। यह कहता था कि छोटी छोटी बातों पर मैं मेरे ही धर्म के लोगों की हत्या नहीं कर सकता, मेरे ही मुसलमान समाज के लोगों का खून नहीं बहा सकता, ऐसा कहा करता था जलालुद्दीन खिलजी। पहली बार दिल्ली सल्तनत में, यह भारत के इतिहास में पहली बार इस समय दिया गया था योग्यता पर ध्यान। तो मैंने बलवन के शासनकाल में आपको बताया था, बलवन क्या करता था कि जो नीची जात के लोग होते थे ना, छोटे मनुष्य, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसका जो ध्यान दरबार के अंदर वो अमीर तुर्कों पर था। जो बड़े तुर्क होते थे ना उसके समाज के, उसी पर ध्यान देता था। इस जलालुद्दीन खिलजी ने सबको एक समान समझा, सबको एक समान समझता है और योग्यता पर ध्यान देता है कि किसी की कोई न्याय प्रवृत्ति या सुदृढ़ीकरण की जो नीति है उससे कोई मतलब नहीं है। न्याय भी उसी को मिलेगा जो योग्य होगा और जो अयोग्य होगा उसको न्याय नहीं मिलेगा। सुदृढ़ीकरण, योग्यता, लोहे रखत सभी नीतियों को एक साइड में रखकर जलालुद्दीन खिलजी योग्यता पर ध्यान देता है। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि किसी ने योग्यता के प्रति देखा था। बात की जाए खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुए विद्रोह के बारे में, तो इसके शासनकाल में एक सबसे मुख्य विद्रोह हुआ था कड़ा मणिकपुर का विद्रोह। कड़ा मणिकपुर में विद्रोह कौन करता है तो याद रखना, इसके शासनकाल में बड़ा विद्रोह एक ही हुआ था। बाकी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में छोटे बड़े विद्रोह हुए थे। इसी का कोई प्रमाणित उल्लेख नहीं मिल रहा है, बस माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा। और छोटे बड़े जो है ना हुए थे विद्रोह, उसके बारे में भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इस समय कड़ा मणिकपुर का जो गवर्नर था उसका नाम था मलिक छज्जू। ये जो मलिक छज्जू है, ये कड़ा मणिकपुर में विद्रोह करते हुए, जलालुद्दीन का विद्रोह करते हुए स्वतंत्र शासक घोषित करता है
कड़ा मणिपुर में कि मैं यहाँ का शासक हूँ, ऐसी बात कही थी इसने। इस घटना का पता चलता है जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी इस विद्रोह को दबाता है। इस विद्रोह को दबाने के बाद में मलिक छज्जू हार जाता है। मलिक छज्जू की हार होती है तो इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कड़ा मणिपुर का जो नया सूबेदार वो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को चुनता है कि मलिक छज्जू आगे से विद्रोह न करे, इसीलिए इसके ऊपर निगरानी रखना जरूरी थी और इसके ऊपर निगरानी रखता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर निगरानी रखता है। उसके बाद में ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, ये जलालुद्दीन खिलजी अभियान लेकर आता है रणथंभौर पर। और यह राजस्थान के अंदर रियासत थी रणथंभौर, एक राजपूत रियासत थी, चौहान वंश का शासन था यहाँ पर। रणथंभौर के ऊपर अभियान लेकर आता है। कोई बात नहीं, इसने अभियान कर लिया और ये रणथंभौर के दुर्ग की घेराबंदी भी कर लेता है। कोई बात नहीं, घेराबंदी कर ली, लेकिन इसको यह पता नहीं था कि इस समय रणथंभौर का शासक कौन है। इस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, पराक्रमी शासक हुआ था हमीर देव चौहान, यह रणथंभौर का शासक था। कड़ा मणिपुर का जो विद्रोह है यह घटना 1290 की है। कड़ा मणिपुर विद्रोह होता है 1290 में और ये इसने खुद ने जो विद्रोह किया था ये किया था 1291-92 में। ये आता है रणथंभौर दुर्ग पर और इस रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी तो क्या करता है, इसने पहाड़ियों की घेराबंदी की थी। जो रणथंभौर का दुर्ग है यह 7 प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इतिहासकार अबुल फजल ने कहा था कि है ना, राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, सिर्फ एकमात्र दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग जो बख्तरबंद है। राजस्थान का सबसे मुख्य दुर्ग माना जाता है इसको। इस दुर्ग की घेराबंदी कर देता है आकर कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी घेराबंदी कर लेता है और दुर्ग की ऊंचाई ज्यादा थी, यह पहाड़ियों की तलहटी में बैठा रहता था। ऊपर से क्या होता है कि जो राजपूत सेना थी ना वो दुर्ग की दीवार के ऊपर से पत्थर बरसाती है। जब वो दीवार के ऊपर से पत्थर बरसा रही थी, इसी समय ये जो जलालुद्दीन खिलजी है या लोमड़ी की प्रवृत्ति में आता है, मजबूर हो गया था, इसको क्या घेराबंदी हटानी पड़ेगी। अब यह घेराबंदी हटाता है। घेराबंदी इसने यह कहते हुए उठाई थी कि मैं ऐसे रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूं। यह कहते हुए, यह बात इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई भी हुई है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूं। तो याद रखना, राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग था, ठीक है ना। रणथंभौर का दुर्ग कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर में है। इस दुर्ग के बारे में इसने ऐसा कहा था। यहां से हार जाता है, लोमड़ी की प्रवृत्ति में आ जाता है। लोमड़ी ने कहा था ना कि अंगूर खट्टे हैं, जब पक जाएंगे तब खाने होंगे, तो इसी ने ऐसा ही कहा था। अब देखो, ये यहां से आ जाता है वापिस से दिल्ली। अब दिल्ली आता है और इधर अलाउद्दीन खिलजी, इस खिलजी वंश में क्या पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे पराक्रमी शासक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि मेरा चाचा जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए गया था तथा वहां से असफल होकर आता है। जब असफल होकर आता है तो यह चैलेंज समझ लेता है इस बात को कि जिस रियासत को चाचा नहीं जीत पाया, अर्थात जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया, उसको मैं जीत कर दिखाऊंगा। ऐसे ये अपने आप में चैलेंज समझ लेता है और यह बढ़ता है अब आगे अपने अभियानों पर। अब देखो, आगे जो अभियान है यह अभियान आता है देवगिरी का। देवगिरी दक्षिण भारत की रियासत थी और सबसे पहले इस देवगिरी पर आक्रमण होता है वो किसने किया था, इसी जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। देवगिरी दक्षिण भारत की रियासत, वर्तमान गुजरात के अंदर है देवगिरी, इसका नाम दौलताबाद कर दिया था, ठीक है ना। वो आगे बताऊंगा किसने किया था। देवगिरी है, इस देवगिरी गुजरात प्रांत का हिस्सा था और इसके ऊपर अभियान लेकर जाता है। और इस अभियान का क्या उल्लेख है क्या नहीं है उसकी तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यहां से देवगिरी से वापिस आ रहे थे अलाउद्दीन भी था और जलालुद्दीन भी था, दोनों चाचा भतीजा थे इस अभियान में शामिल। अब दोनों वापिस आते हैं तो यह पहुंच जाते हैं कड़ा प्रांत में।
यह कड़ा प्रांत में पहुंचते हैं। इसी समय अवसर देखता है अलाउद्दीन खिलजी कड़ा के अंदर और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। यहां पर कड़ा के इसके जो उत्तराधिकारी थे उनकी भी हत्या हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जलालुद्दीन का एक बेटा था, कद्र खान नाम था उसका, वो दिल्ली की राजगद्दी के लिए तरसा था कि मैं शासक बनूंगा, लेकिन उसकी भी इस अलाउद्दीन के सामने एक नहीं चली थी, ठीक है ना। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी है उसका अंत होता है। इसने खिलजी क्रांति की शुरुआत की थी, कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है, सिर्फ एक रणथंभौर का अभियान इसका इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि है ना। ऐसे पर आक्रमण किया था 1291-92 में और यह कहते हुए घेराबंदी हटाया था कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। उसके बाद में आगे दिल्ली सल्तनत का जो शासक बनता है यह ना 1295 में घटना घटित होती है। 1295 में मृत्यु होती है जलालुद्दीन की और 90 में बना था शासक। अब आगे शासक बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बनता है अगला शासक। अलाउद्दीन खिलजी बनता है अगला शासक। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पराक्रमी शासक हुआ था। इस भाई साहब के बारे में आप कहीं पर भी इतिहास उठाकर देखना, इसने जो भी आक्रमण किया है, जो भी अभियान किया है, वो सारे के सारे अभियान महिलाओं के लिए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब जहां पर जो स्त्रीलिंग होता है ना, उन्हीं की पूर्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके इतनी पत्नियां थी कि इसको खुद को पता नहीं है कि मेरी कितनी पत्नी है। मैं जो पद्मावत नामक ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित अवधी भाषा में लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है कि इसके 1600 महारानी थी, लेकिन इसको खुद को पता नहीं थी कि मेरी कितनी महारानी है। सबसे अयास मिजाज का शासक है, रंगीन मिजाज का शासक है। यह रंगीन नहीं था, इसकी पूरी फैमिली रंगीन थी, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि इसकी फैमिली रंगीन कैसे थी। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो शासक बनते ही इसके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं है ना जो रियासत जलालुद्दीन ने छोड़ी है ना हार हार कर, उन्हीं रियासतों को देखूंगा कि उसके ऊपर क्या घटना होती है क्या नहीं होती है। सबसे पहले ये अभियान लेकर जाता है गुजरात पर। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान जाता है गुजरात पर और गुजरात अभियान इस समय यहां पर होता है। इस अभियान के दौरान यह गुजरात विजय करता है। गुजरात विजय करके गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाता है। गुजरात पहली बार दिल्ली सल्तनत में इसमें शामिल होता है, वो इसी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की विजय करता है और यहां पर एक मराठा औरत मिलती है, उस औरत का नाम था चिमना बेगम। चिमना बेगम 1295 में शासक बनता है और सबसे पहला गुजरात पर अभियान लेकर जाता है और इसी अभियान के दौरान गुजरात विजय करने के बाद में चिमना बेगम मिलती है। इस अभियान में अलाउद्दीन का साथ दे रहा था इसका सबसे विश्वासी सेनापति, नाम था मोहम्मद शाह मंगोली। मोहम्मद शाह मंगोली यहां पर इस अभियान को लीड कर रहा था, लीडर था मुख्य। यह देखता है चिमना को तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि मंगोली की शादी हुई नहीं थी और जैसे ये चिमना को देखता है तो इसके दिमाग में शादी के ख्याल उत्पन्न होते हैं कि शायद अब मेरा घर बसेगा, मेरी शादी होगी। इसी समय जब यह इसको देख रहा था, इसी समय नजर पड़ती है अलाउद्दीन की इस चिमना पर। दोनों भाइयों का एक ही टारगेट है, मालिक का भी यही है और नौकर का भी यही है, ठीक है ना। अब देखो चिमना बेगम के सामने बात रखी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी इसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है ना कि आप मेरे साथ दिल्ली चलो, मेरी महारानी बनोगी। बेगम कहलाने के लायक थी कि ना आप बेगम कहलाओगी, वैसे भी गुजरात तो बर्बाद हो चुका है, आप क्या क्या करोगे यहाँ पर। बड़ी बड़ी बातें फेंकता है जैसे आप फेंकते हो ना कई बार, वैसे। अब देखो यह चिमना भी बड़े ख्वाब देखने लग जाती है कि हाँ मैं दिल्ली की महारानी बनूंगी, तो यह चली जाती है दिल्ली। इधर से मोहम्मद शाह मंगोली बोलता है कि यार तू इसको कैसे लेकर जा रहा है, मैंने देखी थी पहले,
अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मेरे होते हुए मंगोली तू कैसे देख सकता है, पहले मैं देखूंगा। इस प्रकार ये इसको ले जाता है। अब ये दिल्ली चली जाती है। अब पहले तो दिल्ली चली जाती है और वहां पर दरबार में जाकर जैसे ही देखती है तो महारानियों की लाइन लगी हुई थी, पता ही नहीं कितनी महारानी बैठी थी। इसको है ना 2.5-3 महीने तो गिनने में लगे थे कि अलाउद्दीन की कितनी महारानियां हैं। तब जाकर इसको धोखा होता है कि मैंने शायद उस दिन फैसला चेंज कर लेती ना तो अच्छा रहता। अब यह दरबार के अंदर देखती है मंगोली को देखती है तो एक दिन यह मोहम्मद शाह मंगोली इसको मिल जाता है और यह बात करती है कि देख शादी तो मेरी हो चुकी और है ना मैं इस ऐसे आदमी के साथ शादी कर ली कि मैं ना अब कुछ कर भी नहीं सकती, तो अब मैं आपसे प्रेम करने लग जाऊंगी और आप भी मेरे से प्रेम करो। तो दोनों के बीच में प्रेम का मैटर हो जाता है। जैसे ये प्रेम का मैटर धीरे धीरे आगे पहुंचता है तो एक दिन पहुंच जाता है अलाउद्दीन के पास। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास में यह मैटर जाए तो सबसे पहली बात दोनों की हत्या करेगा। यदि दोनों की न करे तो मंगोली की जरूर करेगा। जब मंगोली की हत्या की बात आती है तो इसने कहा था अलाउद्दीन ने कि मोहम्मद शाह मंगोली मेरी बात सुन, बता 1600 महारानी है मेरे, जिनमें से तुझे अच्छी लगे ना उसका हाथ पकड़ ले, लेकिन किसको छोड़ दे, इस मेरी चिमना को छोड़ दे। तो मंगोली ने भी जवाब दिया कि सच्चा आशिक हूं, चिमना का हूं, चिमना का ही रहूंगा, आपको जो करना है ना वो कर लो। तो इसने कहा था कि एक रात का समय तेरे पास, या तो तेरा फैसला चेंज कर ले, यदि फैसला चेंज नहीं करता तो कल मैं कर दूंगा तेरा फैसला चेंज, सीधा जवाब दिया। अब रात का समय था, अकेला सो रहा था मंगोली और 11-11:30 बजे का टाइम होता है तब पहुंच जाती है चिमना, वो तो रोज का काम था, पहुंचनी ही थी। पहुंच जाती है उसके पास और जाकर बोलती है ना आप यहाँ से निकल जाओ। तो यह बोलता है कि अच्छा यही था क्या तेरा प्रेम। जब मौत आती है ना सामने तो यही बोलता है बस ठीक है अब कैसे भाग जाऊं मैं, तो क्या करेगा तू, कि है ना हम दोनों एक साथ भागते हैं। चिमना को अपने साथ लेकर यह भाई साहब यहाँ से हो जाता है फरार और सुबह 9 बजे भाई साहब उठता है अलाउद्दीन और यह देखता है कि कहाँ गई चिमना। जैसे इसकी महारानियों की अटेंडेंस शुरू होती है ना तो उनमें से एक महारानी एब्सेंट होती है, वो कौन सी, चिमना। अब देखो इधर कर्मचारियों की अटेंडेंस शुरू होती है तो वहां से एक कर्मचारी भी एब्सेंट था, वो कौन था, मंगोली। तो पूरे दरबार में हाहाकार फैल गया था कि दोनों एक साथ भाग गए। ठीक है, अब देखो ये दोनों यहां से भागते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार से और दोनों चले जाते हैं रणथंभौर के दुर्ग में। और इस समय रणथंभौर का शासक है हमीरदेव चौहान। इस हमीरदेव चौहान के पास जाते हैं, जाकर बोलते हैं कि भाई साहब हमें शरण दो। तो यह बोलता है कि आप हो कौन है, पति पत्नी हो क्या? तो ये दोनों जवाब देते हैं कि नहीं हम पति पत्नी नहीं। तो क्या बहन भाई हो? बोले नहीं नहीं हम बहन भाई भी नहीं है। तो हो कौन? कि मैं हूं अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति, मोहम्मद शाह नाम है मेरा। और ये कौन है? ये बेगम है अलाउद्दीन की। तो ये तेरे साथ क्या कर रही है कि ना हम दोनों प्रेम करते हैं, वहां से भाग कर आए, अब शादी करेंगे। ठीक है, बात तो गलत ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है कि अब आप यहाँ पर आ गए तो हमारे हिंदू धर्म में एक है ना वाक्य चलता है कि अतिथि देवो भव नमः, हम अतिथि को देवता का रूप मानते हैं। तो शरण दे देता है यहाँ पर हमीरदेव चौहान। दोनों को शरण मिल जाती है इस रणथंभौर के दुर्ग में। अब दोनों को शरण मिल जाती है। मिलने के बाद में पता चलता है अलाउद्दीन को कि दोनों भागकर कहां चले गए। तो दोनों भागकर गए थे रणथंभौर के दुर्ग में, वो भी पीछे पीछे आ जाता है और आकर है ना हमीरदेव को बोलता है कि मेरे 2 शिकारी तेरे पास है, दोनों मेरे हवाले कर दे। तो सीधा जवाब देता है कि अतिथि देवो भव नमः का नारा है, हम अतिथि को देवता का रूप मानते हैं, ऐसे तो मैं सौंपूंगा नहीं। यदि आज मैं दोनों को सौंपता हूं तो मुझे पता है तो दोनों की हत्या करेगा। तो क्या करोगे आप? ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो है ना आपको जो करना ना वो कर लो। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी भी इस चित्तौड़ के किले की घेराबंदी डाल देता है। अब घेराबंदी डाल दी थी, घेराबंदी डालने के बाद में है ना इतना मजबूत किला बना हुआ था, इसके जो नीचे से ये अस्त्र फेंकता है ना पत्थर, वो भी ऊपर नहीं जा रहे थे। तो अलाउद्दीन भी दुखी हो जाता है। इतिहास में पहली बार मगरिब नामक जो शस्त्र होता है उसका प्रयोग किया गया था। मगरिब पत्थर फेंकने का यंत्र होता है मगरिब, इसका प्रयोग किया जाता है इस दुर्ग में पत्थर पहुंचाने के लिए। फिर भी है ना दुर्ग के दीवार नहीं खुद रहे थे, क्यों? अंदर हमीरदेव चौहान और उसकी पूरी प्रजा सेफ थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये पहाड़ियों को घेर कर बैठा था और जैसे ही सेना को मौका मिलता है ना वो ऊपर से पत्थर और बरसाते हैं, तो नीचे सेना का नुकसान भी हो रहा था। ऐसा होता है, लंबे समय तक घेराबंदी चलती है। ठीक है ना। अब देखो हमीरदेव के 2 सेनापति थे इस युद्ध में,
हमीरदेव की दो सेनापति है, रणथंभौर का शासक हमीरदेव, एक का तो नाम था रणमल और एक का नाम था रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल ये दोनों इस दुर्ग की सुरक्षा कर रहे हैं। एक दिन मौका देखता है अलाउद्दीन खिलजी और इस दोनों को अपनी ओर मिला लेता है। इनको दिया था दुर्ग का लालच कि मैं ना आपको ये दुर्ग सौंप दूंगा, आप है ना इस हमीरदेव को हराने में मेरा थोड़ा सा सहयोग करो। तो ये क्या करते हैं जो पीछे है ना जाहिन की पहाड़ी, इस दुर्ग के पीछे है जाहिन की पहाड़ी, उस जाहिन की पहाड़ियों से एक गुप्त रास्ता है, वो रास्ता बता देता है और उसी रास्ते के दौरान अलाउद्दीन की सारी सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। और दुर्ग में सेना प्रवेश करने के बाद आगे क्या होता है, यह हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जब यह वीर गति को प्राप्त होता है तो है ना इस हमीरदेव की पत्नी थी जिसका नाम था रंगा देवी। हमीरदेव की पत्नी नाम था रंगा देवी। यह रंगा देवी अग्नि जोहर करती है, अग्नि जोहर करती है। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था देवलदे। ये तो अग्नि जोहर करती है और ये देवलदे ये जाती है पद्मला तालाब में, तालाब बना हुआ है पद्मला, उस तालाब में जाकर कूदती है, जल जोहर करती है। ये हमीरदेव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, रंगा देवी अग्नि जोहर करती है। राजस्थान के इतिहास में प्रथम साका हुआ था, घटना है 11 जुलाई 1301 की। राजस्थान के इतिहास में पहला साका होता है, यह हुआ था 11 जुलाई 1301 को। अब देखो 11 जुलाई 1301 को दुर्ग जीत लिया जाता है। दुर्ग जीत लिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यह देखता है, सबसे पहले दौड़कर इसके पास, जैसे दुर्ग विजय होता है ना तो दौड़कर सबसे पहले इसके पास आते हैं ये दोनों रणमल और रत्तीपाल, और दोनों बोलते हैं कि आप है ना हमारा राज्याभिषेक करो। आपने कहा था दुर्ग विजय करवाने में मेरा सहयोग करो, तो हमने है ना आपका सहयोग कर दिया, अब आप हमारा राज्याभिषेक करवाओ। तो ये इस दोनों को जवाब देता है कि आपने छोटे से रणथंभौर के लिए अपने मालिक के साथ विश्वासघात कर दिया, हमीरदेव के साथ, तो है ना कल को दिल्ली का लालच देगा ना आपको कोई, तो आप मेरा भी काम खत्म करवा सकते हो। इसीलिए दोनों को मृत्यु दंड दे देता है, हत्या कर देता है दोनों की। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो एक कोने में बैठा था गाहेला अवस्था के अंदर मोहम्मद शाह मंगोली, इसके पास जाता है, जाकर यह तड़प रहा था दर्द से, इसको बोलता है कि मंगोली एक बात सोच तू, है ना इस समय तेरा उपचार करवा दिया जाए ठीक तरीके से, तो तू सबसे पहले क्या करेगा? तो मंगोली ने सीधा जवाब दिया कि ये गलती कर मत लेना, यदि तुमने मेरा उपचार करवा दिया और मैं ठीक हो गया तो सबसे पहले तेरी हत्या करूंगा। तेरी हत्या करने के बाद में कोई देखूंगा इस हमीरदेव का जो यहाँ का शासक था उसका कोई वंशज जीवित है क्या, उसके बाद में मैं उसको शासक बनाऊंगा। तो आज भी तेरी यही सोच पड़ी है मंगोली कि हमीरदेव के प्रति इतना प्यार है तेरे लिए कि हाँ बिल्कुल, तो ये है ना कि तुम भी मेरे कोई काम का नहीं है। मंगोली की भी हत्या कर देता है, यहाँ पर मंगोली मारा जाता है। थोड़ा सा आगे आगे बैठी थी बेगम चिमना। चिमना के पास जाता है, इसको बोलता है कि हाँ अब आप, तो यह बोलती है मैंने है ना जो जन्म ऐसे करने के लिए लिया था और मैं ऐसे ही करूंगी। कौन मरा है? मंगोली तो मरा है, दूसरा देख लूंगी, आगे कोई और मिल जाएगा, मुझे तो बहुत है आप जैसे, ठीक है ना। इसीलिए इसकी भी हत्या कर देता है, सबकी हत्या कर देता है और रणथंभौर दुर्ग को विजय कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों, आज जो वीडियो लंबा हो जाएगा पूरा, तो एक क्लास और लगेगी इसी के अंदर, तो उसके बाद में मैं जो चित्तौड़ अभियान है, जालोर और सिवाना अभियान है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद में दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी दूंगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।